यू आर वेलकम ऑन सीएमए हाइट्स चैनल। आप ये आज जो आपकी क्लास ले रहे हैं ये आपका पेपर नंबर 15 जो कि स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के नाम से है। ये फाइनल लेवल पे सीएमए फाइनल लेवल पे ग्रुप थर्ड का पेपर है। तो फाइनल लेवल में जो आपका ग्रुप थर्ड है उसका ये पेपर है और कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के लिए ये कोर सब्जेक्ट माना जाता है। तो आज हम जो आपकी क्लास ले रहे हैं ये इस क्लास का नंबर मैं बताऊं ये है 65 और ये 65 नंबर जैसा कि आप जानते हैं ये स्टडी नोट्स को फॉलो करते हुए एक नंबर हमें मिल रहा है। तो हम अभी आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे थे जिसकी बड़ी देर से गुजारिश भी आ रही थी कि इसको किया जाए और इसमें हम आपका लर्निंग कर्व में करा चुका था। जो आपका सी पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च एंड स्टैटिकल टूल्स इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग जो सी पार्ट है, ठीक है। तो उसको मैंने आपको लर्निंग कर्व करा दिया था। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है 6.2 आता है जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब लीनियर प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बेसिकली क्या चीज़ है। लीनियर प्रोग्रामिंग में एक मैथमेटिकल आंसर है ऑप्टिमाइजेशन काइंड ऑफ थिंग का। मतलब अगर आप इसको कहें कि ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है तो ये थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट में ही काम करेगा। जैसे आपने पहले भी जो हम ऑप्टिमाइज करते थे आपके कॉस्ट का जो सेकंड चैप्टर था, तो ये थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट में ही काम करता है। मतलब ये हो गया कि ऑप्टिमाइजेशन जब हम करेंगे तो किस चीज़ का करेंगे, हमें दो चीज़ हो सकती हैं। हमारा बिजनेस प्रॉब्लम में अगर मैं इसको कन्फाइंड करूं बिजनेस तक, तो बिजनेस में हमारे क्या एम होते हैं। नॉर्मली हम अपने जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हम क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, और हम कॉस्ट को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो बाई एंड लार्ज यू विल हैव टू काइंड ऑफ द प्रॉब्लम। वन इज द मैक्सिमाइजेशन काइंड ऑफ थिंग, मतलब आप मैक्सिमाइजेशन इसको करोगे, ठीक है, और कॉस्ट को क्या करोगे, मिनिमाइज करोगे, ठीक है। ये ऑप्टिमम चीज जब होगी जब ये ऑप्टिमम वर्ड यूज होगा, इसका मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज होंगे, जो भी आपके पास साधन होंगे उसमें लिमिटेशन आएगी। उसमें क्या आएगी, लिमिटेशन आएगी। मतलब वो ऐसा नहीं है अबेंडेंस है, मतलब वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगे, उनकी कहीं ना कहीं आपको बेसिकली कमी होगी। तो उन चीजों को हाउ प्रूडेंटली यू यूज, उनको किस ढंग से हम प्रयोग करें, किस ढंग से अपने काम में उनको लाएं जिससे हमारा ये गोल होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या फिर कई बार कॉस्ट को मिनिमाइजेशन भी हो सकता है। तो ये जो इसको हम क्या कहेंगे टेक्निकली, जो आपका ये हमें काम करना होगा, जो आपका गोल होगा, जो भी करना है, गोल जो होगा, मान लीजिए प्रॉफिट के टर्म में अगर मैं कहूँ तो गोल होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन होगा। तो इसको हम टेक्निकली क्या बोलेंगे, एक इसका मैथमेटिकल हम डेरिवेशन जब लाएंगे तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनेगा मैं आपको करके बताऊंगा। फिलहाल अगर मैं इसको थ्योरेटिकल टर्म में समझना चाहूँ तो हालांकि इसका बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा सवाल आपको सीएमए फाइनल लेवल पे पूछे इसकी थ्योरी के बारे में। तो ये एक टेक्निक है जो मैथमेटिकल टेक्निक्स है जो ऑपरेशनल रिसर्च में यूज होती है, जिसमें आप लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके या जो लिमिटेड कैपेसिटीज हैं जो बिजनेस की, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को आप अचीव करते हैं। तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, सच एज लीस्ट कॉस्ट और हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन और लीस्ट टाइम व्हेन दीज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूज। मतलब वही चीज होगी कि जो रिसोर्सेज हैं वो आपके कहीं भी यूज किए जा सकते हैं, तो उनको मैं कैसे यूज करूं, वही चीज को मुझे ऑप्टिमाइज करना है। सम सॉर्ट ऑफ यूज है दिस काइंड ऑफ द, जैसे आप मिक्स बनाते हैं किसी चीज का ना, तो वो उसको मिक्स को हम कैसे बनाएं कि हमारे ये ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए। तो टेक्निक क्या करती है, लिमिटेड रिसोर्स को किस तरह से यूज करें, किस तरह से यूज करें कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, या तो कॉस्ट को कम करना होगा या प्रॉफिट को बढ़ाना होगा। तो अब आप मेरे हिसाब से अपने हिसाब से कोई इसकी डेफिनेशन लिख दो, किसी की डेफिनेशन को आपको रटने या याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक फ्रेमवर्क मैंने समझा दिया कि ये क्या होता है। तो
चलो मैं आगे चलता हूँ इस बात को लेके। तो अब इसके क्या होंगे, टू बेसिक होंगे। तो पहला मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। अब मैं इसको पढ़ाने की बजाय आपको अगर मैं सवाल कराऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब हम चीज़ को लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि हम अपनी जो प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम है कि हमें अपने ऑब्जेक्ट को जो है अचीव करना है विद लिमिटेड रिसोर्स, दिस इज द प्रॉब्लम। तो उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से लेके आएंगे और किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। ये लीनियर प्रोग्रामिंग के दो बेसिक पार्ट बताए हैं कि एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, जो मैंने आपको बताया कि जब हम ये हाईएस्ट हमें मार्जिन मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है या लीस्ट कॉस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में जब हम लिखेंगे इक्वेशन की फॉर्म में, तो उस इक्वेशन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ठीक है, ओके। और दूसरा क्या होगा, कंस्ट्रेंट साइड, जो रिसोर्स हैं आपके, जो रिसोर्स हैं जो इनइक्वालिटीज या इक्वालिटी सिस्टम में आएंगी। तो एक दो चीज वैसे भी आपको दिख रही है यहाँ, अगर आप देखेंगे कि आपका एक तो ऑब्जेक्ट है हाईएस्ट मार्जिन, और दूसरे क्या है, वहन दो रिसोर्स इसमें लिखा होगा जब उन रिसोर्सेज का अल्टरनेट यूज हो और हम उन रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करेंगे। तो वो सेकंड जो है वो कंस्ट्रेंट सेट हो जाएगा, मतलब कुछ कुछ दिक्कतें हैं उनको हम फ्रीली यूज नहीं कर सकते। हमें अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है इनको यूज करके, यही निकालने का काम है लीनियर प्रोग्रामिंग में। अच्छा, तो ये बहुत सारी डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं, मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए। तो इट इज अप टू यू कि यू वांट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ किताब और सम रिनोल्ड पीपल लाइक कोलर, और ये इन्होंने, तो इन लोगों ने कुछ ही डेफिनेशन दी हैं। अगर आप इनको आपको रटना, आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये मेरे हिसाब से फाइनल लेवल पे आपको डेफिनेशन ये सब लिखने को बड़ा रेयरली है, कभी आ गया तो आ गया। लिमिटेशन क्या होती है कि लीनियर सिस्टम में, अब ये भी सम सॉर्ट ऑफ द थ्योरेटिकल पार्ट है, अब आप समझेंगे कि केवल ये उन सिचुएशन को डील करती है जिसमें आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लीनियर फॉर्म में, जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं कि लीनियर एक्सप्रेशन में उसको किया जा सकता है। लेकिन बिजनेस में प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, वो लीनियर फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। तो ये क्या है इसकी लिमिटेशन, कि ये ऐसे ही प्रॉब्लम को या ऑब्जेक्टिव फंक्शन को स्टेट कर सकता है, बता सकता है, जिसमें कि उनके एक्सप्रेशन को लीनियरली लिखा जाए। लीनियर प्रोग्रामिंग जो कोफिशिएंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट इक्वेशन मस्ट बी कंप्लीटली नोन। तो और ये स्टैटिक होते हैं। तो वो कहता है कि जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसके जो कोफिशिएंट हैं, उसकी जो कंस्ट्रेंट हैं, उसके जो 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 चीजें हैं वो हमें कंप्लीटली पता हो, वी नो दैम कंप्लीटली, और वो स्टैटिक हों। तो दो चीजें हों, वो ऐसा मानते हैं कि फॉर टाइम बीइंग के लिए ये कंस्टेंट और ये सब जो है लिमिटेड जो है कांस्टेंट रहेंगे। तो ऐसा रियल में होता नहीं, बिजनेस में तो बहुत डायनेमिक चीजें होती हैं। Yet another important limitation is the linear programming is that it give the fractional value answer। तो कई बार ये मतलब परफेक्टली आंसर भी नहीं कर पाता, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्टिंग मल्टीपल गोल्स में ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इसको मेरे हिसाब से खुद भी देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा कोई इशू है नहीं है। अगर इसमें समझाने वाला कुछ होता तो मैं जरूर समझा देता कि वो किस तरह से इनइक्वालिटी और इक्वालिटी को हमें अपने फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए लाना है। और इन्होंने एक बात यहाँ लिखी है, ये देखिए, मैंने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं दे आर सो कॉम्प्लेक्स, तो वो लीनियर फंक्शन में लिखी नहीं जा सकती सारी चीज़ें। ठीक है, और ये इफेक्ट टाइम ऑन अनसर्टेनिटी का इफेक्ट ये लेता नहीं, क्योंकि वो मानता है कि आपकी चीज़ें जो हैं टाइम बीइंग के लिए जो है कांस्टेंट है या स्टैटिक है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। पैरामीटर्स appearing in the model are assumed to be constant, but real situation they are the frequently neither, ना तो उन कंस्टेंट का completely पता होता है, ना हम उनको रीजनेबली पता कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या हो सकती है लीनियर प्रोग्रामिंग की, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री में क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है, प्रोडक्ट के मिक्स की प्रॉब्लम, प्रोडक्शन के शेड्यूल, वही के प्रोडक्ट के मिक्स मतलब हम यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे। प्रोडक्शन का शेड्यूल हमें कैसे बनाना है, हमें हमारे पास बनाने के लिए अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो हमें अपने, और लिमिटेशन हमारे पास टाइम की है, मशीन की है, लेबर की है, तो उनको कैसे हमें प्रोडक्शन शेड्यूल बनाना है। तो जब भी आपकी एक कंस्ट्रेंट साथ चलेगी तभी ये प्रोग्रामिंग काम में आएगी। प्रोडक्शन की स्मूथिंग की प्रॉब्लम है, ब्लेंडिंग मतलब मिलाना, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है कि किस तरह से हम
अपनी ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी हैं, ट्रांसपोर्ट पॉइंट्स हैं, लोड सेंटर्स हैं, उनको किस तरह से हम ऑप्टिमाइज़ करें जिससे हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम आ जाए। यहाँ कॉस्टिंग फंक्शन लगेगा आपका। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, ये भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो आपके जो सप्लाई चेन से रिलेटेड चीज़ें हैं। ट्रिम लॉसेस का मतलब है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसको फिर थोड़ा सा उसको साफ करने के लिए ये बेसिकली एक टेक्निकल काइंड ऑफ टर्म है कि जैसे आप ये मान लो कि आपने कोई एक ये कास्टिंग बनाई इस तरह की। अभी कास्टिंग क्या है, डायरेक्टली ये सीधे बेची नहीं जा सकती इस फॉर्म में जब ये बनी है, क्योंकि इसकी स्किन बड़ी रफ होती है। तो इसको थोड़ा सा हमें स्मूथ करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, बिल्कुल स्मूथ करना पड़ता है। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, लेथ मशीन से आप ये समझो कि हमें इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इनिशियली ये ऐसा निकला होगा, तो हमें इसको थोड़ा सा मशीन से जो जिसको खराद मशीन हिंदी में बोलते हैं, तो या लेथ मशीन, उससे उसको हम निकालते हैं इस मेटल को। तो ये लॉसेस किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, ये भी हो सकता है। ये ऑयल रिफाइनरीज जहाँ पे तेल निकाला जाता है, सॉरी रिफाइन किया जाता है, नॉट निकाला जाता है। जो क्रूड ऑयल से जब आपकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, ये सब निकाले जाते हैं, तो उसमें किस तरह से उसके प्रोडक्ट को ऑप्टिमम मिक्स करें। क्योंकि क्या होता है, आपकी रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपका रॉ मटेरियल क्या है, क्रूड है। रॉ मटेरियल यहाँ पे क्रूड आया, अब क्रूड से आपको आगे जो इसको डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह करके इसमें 5-7 प्रोडक्ट निकलते हैं। ज़्यादा भी निकलते होंगे, लेकिन मोटे तौर पे जो आप जानते हैं, पेट्रोल जानते हैं, डीजल जानते हैं, केरोसिन ऑयल जानते हैं, ठीक है, टर्बाइन एविएशन फ्यूल जानते हैं, और दूसरे भी प्रोडक्ट निकलते हैं। तो लेकिन ये आपका ये क्या है, ये क्रूड ही है। तो क्रूड, अब इनके भी रेशियोज होते हैं कि कितना पेट्रोल निकल सकता है। तो इसको ऑप्टिमाइजेशन ये जो करना है, ये सब लीनियर प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं, जब आपकी फैसिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन, स्विचिंग, रिलेज वगैरह, जब कम्युनिकेशन आप करते हैं, कम्युनिकेशन में कैसे एलपीपी यूज होती है। आपने रेलवे के सिग्नल देखे होंगे, रेलवे के जो सिग्नल हैं उसमें जो कम्युनिकेशन में जो ट्रांसमिशन और रिलेज वगैरह, स्विचिंग स्विचिंग और रिलेज होती हैं उसमें, ठीक है। तो वो सिग्नल आजकल ऑटोमेटिक सिग्नल हो गए हैं सब जगह। तो उसमें ये लीनियर प्रोग्रामिंग काम आती है। रेल और रोड इंडस्ट्री में भी ये काम आती है। जैसे आपका फ्रेट को किस तरह से करना, रेलवे फ्रेट में ट्रेन के मूवमेंट्स हैं, तो उनकी उनकी किस तरह से शेड्यूलिंग करें कि आपकी जो है आपके ऑप्टिमाइजेशन हो। या आपके लार्ज टर्मिनल स्विचिंग रेल पॉइंट्स पे जो है, वहाँ भी लीनियर प्रोग्रामिंग होती है यूज। किस ट्रेन को कब लेना है, कैसे लेना है, वहाँ भी ये काफ़ी यूज होती है। मैनेजमेंट एप्लीकेशन में भी ये यूज होती है। जैसे आपकी पोर्टफोलियो सिलेक्शन, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं, वो यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल मिक्स स्ट्रेटजी में भी यूज़ होती है। आपकी डेट इक्विटी किस तरह से लेनी है, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉफिट प्लानिंग में भी यूज़ होती है। मीडिया के सिलेक्शन में भी यूज़ होती है। जब आप एडवर्टीजमेंट आप देना चाहते हैं, तो एडवर्टीजमेंट कैसे देना है आपको, कौन से किस चैनल पे देना है, पहले आपको देखना है कि हमें प्रिंट में देना है कि आपको टेलीविज़न पे देना है, या फिर आपको अभी सोशल मीडिया में देना है, फिर भी आगे उसमें किस में देना है। तो उनके भी फर्दर हैं। जैसे प्रिंट मीडिया में भी 25 तरह के अखबार आते हैं, इसमें किसका रीच ज़्यादा है, किसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। या टीवी में अगर है तो उसमें बहुत सारे चैनल्स हैं, तो उसमें किसकी व्यूअरशिप ज़्यादा है, किसका टीआरपी रेट ज़्यादा है, उस तरह से देखना होता है। ट्रैवलिंग या सेल्समैन की प्रॉब्लम, जब सेल्समैन आपके ट्रैवल करते हैं, तो उनकी ट्रैवल का ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विटेबल सैलरीज, जब ये आपका मैनेजमेंट का पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स का, कि किस तरह से हमें सैलरी इक्विटेबल करनी है। अभी आपको समझ में भी शायद नहीं आ रहा होगा कि ये इतना सब यूज़ होता है कि नहीं होता, लेकिन रियल में होता है। स्टाफिक प्रॉब्लम, उसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, जो लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम हो सकती हैं, फॉर्म प्लानिंग, जैसे आपकी क्रॉप्स किस तरह से लेनी है, कैटल को किस तरह से हमें रखना है, ठीक है, किसी पीरियड में, जिस तरह से उनका प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन हो सके। किस तरह कितना एकड़ डेवलप करना है, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्शन मेथड यूज किस तरह से करना है। तो इन सब में भी फॉर्म की प्लानिंग, एयरलाइन के रूट्स वगैरह को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से हम अपने हवाई जहाज किस किस रूट पे कैसे कैसे उड़ाएं। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, ट्रैफिक्स में ये यूज होती है, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसीज में भी यूज होती है। गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसमें भी यूज होती है। डाइट की प्रॉब्लम में भी यूज होती है। जो जो डाइट जो जो आपके
डॉक्टर्स होते हैं वो हॉस्पिटल में देते हैं कि मोस्ट इकोनॉमिकल डाइट और मोस्ट उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से किस तरह से उसको पहुंचाई जाए दी जा सकती है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग उसमें हेल्प करती है। कुछ आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के जो फंक्शन है, यूजेज ऑफ मैन रिसोर्स मशीन वगैरह। नॉन इंडस्ट्रियल में जैसे आपके इन्होंने बताया वो तो आप ऊपर पढ़ ही लिए, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, फॉरेस्टेशन के लिए, इवन जो आपकी मैंने बताया ट्रैफिक्स में भी किया जाता है, सिग्नलिंग में भी किया जाता है, लोड पॉइंट्स में भी किया जाता है, तो फैसिलिटी की लोकेशंस में भी किया जाता है आपके। इवन जो क्राउड मैनेजमेंट है, भीड़ का मैनेजमेंट, मेले वगैरह, उन सब में भी यूज़ होती है कहीं कहीं। और बहुत सारी एप्लीकेशन इन्होंने ली हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन में, बैलेंसिंग असेंबली लाइन, शेड्यूलिंग, मिलिट्री टैंकर्स वगैरह, इन सब में है। तो ये सब काइंड आप पढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से, ये कॉमन सी बातें हैं जहाँ जहाँ आपको इनमें सब में बेसिक क्या होगा, इसमें सब में बेसिक एक एक ऑब्जेक्ट होगा आपको। जैसे आपको भीड़, जैसे मैंने कहा कि भीड़ के मैनेजमेंट में आपको कह रहे हैं कि ये कैसे हुआ, भीड़ के मैनेजमेंट में मान लो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका होगा कि भाई स्मूथ ट्रैफिक चले, हैं, भीड़ कहीं ऐसी ना हो कि कोई स्टैम्पीड वगैरह बन जाए, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो ये हो गया। और कंस्ट्रेंट क्या है कि भाई एक रास्ते की चौड़ाई इतनी ही है, हैं, अच्छा, या ये जो जो रास्ते हैं उनको किस तरह से हम इसको इसमें डाइवर्जन किस तरह से दें। आपने देखा होगा कई बार मेलों में वो ऐसे 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 घुमाते रहते हैं बहुत देर तक, और फिर यहीं घूमते रहते हैं आप, फिर जाके कहीं पॉइंट मिलता है, तो ये सब ऑप्टिमाइजेशन होता है। ठीक है, आपने कहीं देखा होगा जब लाइनें लगती हैं तो उसमें वो वहीं बार बार उसको ऐसे 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 घुमा देता है। ठीक है, यस, जो सर्वर मॉडल होते हैं, क्यूइंग मॉडल होते हैं, वो भी यूज होते हैं। तो चलिए एनीवे, ये तो बहुत सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको की। अब क्या होता है कि फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट है, और ये आपके सवाल भी आएंगे। देखो ये सब स्टेप लिखे हुए हैं, आप अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए कि इसमें क्या होता है। मैं आपको सीधे इस सवाल पे बताऊंगा तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्या मुद्दा है लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो बेसिकली क्या है कि मैंने आपको मोटी दो बातें बताई हैं अभी तक। इलस्ट्रेशन करने से पहले मैं उन दोनों चीज़ों को दोहराना चाहता हूँ। मैंने आपको ये बात बताई है कि भाई लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको एक एक फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना होगा। वो फंक्शन क्या होगा आपका, या तो मैक्सिमाइजेशन का होगा या मिनिमाइजेशन का होगा। मैक्सिमाइजेशन हमेशा आप चाहेंगे कि बिजनेस एप्लीकेशन को अगर आप देखें तो आप ऑप्टिमाइज करेंगे अपने प्रॉफिट को, मैक्सिमाइज करेंगे अपने प्रॉफिट को, या कॉस्ट के जो आइटम हैं जैसे मैन आवर है, मशीन है, इन सबको आप मिनिमाइज करेंगे। जब प्रॉफिट आप मैक्सिमाइज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैक्सिमाइजेशन का इशू है तो उसमें आपकी कुछ कंस्ट्रेंट होंगी, आपके सामने कुछ लेबर आवर फिक्स होंगे, आपके सामने मशीन आवर फिक्स होंगे, आपके सामने कुछ जो है कुछ रॉ मटेरियल की दिक्कत हो सकती है, तो उनको हाउ प्रूडेंटली उन रिसोर्सेज को, अवेलेबल रिसोर्स को यूज करके उनको कंस्ट्रेंट कहेंगे। उनको क्या कहेंगे, कंस्ट्रेंट। तो दो चीज समझ में आई, एक इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट जैसा मैंने पहले ही बताया, ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे आपका प्रॉफिट हो सकता है, और क्या हो सकता है, और कॉस्ट हो सकता है। तो कॉस्ट हमेशा मिनिमाइज करेंगे, प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज करेंगे। अच्छा, इसमें प्रॉफिट की जगह सेल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ रॉ मटेरियल भी हो सकता है, मैन, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा कंस्टेंट होगा, जब ये प्रॉफिट आप मैक्सिमाइज करने होंगे तो आपको कहेगा कि भाई एक्स टाइप का मटेरियल जो कि 3 प्रोडक्टों में लगता है। एक्स एक मटेरियल है जिससे क्या ए भी बनता है, बी भी बनता है, सी भी बनता है। तो उसको एक्स की एक लिमिटेड क्वांटिटी को कैसे यूज करें, कि ये ए बी सी के फिर कुछ उन्होंने बताए होंगे कि इससे इतना कंट्रीब्यूशन मिलता है, यहाँ कंट्रीब्यूशन का डाटा दिया होगा, यहाँ कंजम्पशन का डाटा दिया होगा इसका, कि ए को बनाने में इतना केजी, बी को बनाने में इतना केजी, सी को बनाने में इतना केजी, और ए से जो प्रॉफिट मिलता है तो वो यहाँ दिया होगा आगे। तो इस प्रॉफिट को, कंट्रीब्यूशन को या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, इनको, इस मिक्स को हमें बताना है। तो इस तरह की चीजें इसमें हमें करनी पड़ेंगी मोटी मोटी। अब एलएलपी में फॉर्म करके बताता हूँ। एक मुश्किल और मेरे जहन में आ रही है जब मैं ये सवाल पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सवाल केयरफुली नहीं लिखे गए हैं। रीजन क्या है कि ये आपसे पूछ तो बहुत कुछ रहा है लेकिन इन्होंने सॉल्यूशन इस बात का नहीं दिया है। तो अच्छा, इस जानकारी को क्योंकि जैसे ये सवाल है, अभी सवाल अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, ये कंप्लीट सवाल है, लेकिन इसका सॉल्यूशन इनकम्प्लीट है, ये सॉल्यूशन पूरा नहीं है इसका, ये केवल फॉर्मुलेशन है एलपीपी की। तो मैं इस सवाल पढ़ने के बाद काफी अचंभे में रह गया कि भाई ये क्या पूछना चाहता है और इसने क्या सॉल्व किया हुआ है। सॉल्व ठीक किया हुआ है लेकिन सॉल्व पार्शियल किया हुआ है।
तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए मैं फिर गया आपके सिलेबस को समझने की, भाई सिलेबस क्या दिया हुआ है। तो जब मैं सिलेबस को समझने गया तो इसमें मुझे दिखा कि आपका ये जो है ये वाला लीनियर प्रोग्रामिंग, जब मैंने देखा कि लीनियर प्रोग्रामिंग में है क्या, तो लीनियर प्रोग्रामिंग में तो इन्होंने सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, लेकिन मुझे इसमें कहीं शायद यह समझ में आ रहा था कि इन्होंने यहाँ कुछ दिया हुआ है आगे इसमें। तो इसमें केवल लीनियर प्रोग्रामिंग की फॉर्मेशन ओनली। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का सिलेबस में तो ऐसा दिया है कि आपको केवल लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्म करनी है, ठीक है, केवल फॉर्म करनी है, मतलब एलएलपी इक्वेशन को फॉर्म करना है, इतना ही सिलेबस है। लेकिन जो इन्होंने सवाल लिख लिए हैं, सवाल कहीं से या तो लिखे हैं या जो भी कुछ किया है उसमें वो सवाल के सॉल्यूशन भी पूछा है, मतलब इनको सॉल्व भी करना है, फंक्शन को ऑप्टिमाइज करके दिखाना भी है, उसकी वैल्यू भी निकालनी है, लेकिन सॉल्व नहीं किया रियल में। तो अब मुझे मैं चूंकि इस किताब को बिल्कुल ही रेफरेंस मान के चल रहा हूँ, इसी को मैं एक बाइबल या अपना एक धर्म ग्रंथ माना हूँ, तो इस मैं पहले तो इतना तो जरूर आपको कराऊंगा है। और अगर मुझे उम्मीद लगी और मुझे लगा कि जरूरी है, मैंने आपके पेपर भी देखे थे तो उसमें भी फॉर्मेशन की ही बात हो रही थी, और उसमें कहीं भी इस तरह के सवाल नहीं दिख रहे थे जहाँ पे वो सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था। लेकिन मुझे लगेगा तो मैं एक दो सॉल्यूशन भी आपको कराऊंगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं ना कराऊं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के जो हमारे सवाल हैं, अब मैं उन पे आपको लेके चलता हूं। पहला इलस्ट्रेशन नंबर जो है आपका, अब 5 आ गया है इसका इलस्ट्रेशन नंबर। तो इसमें जो ये है, केवल हम लीनियर प्रोग्रामिंग को फॉर्म ही करेंगे, सुटेबल मॉडल हम बनाएंगे, ठीक है, जो ऑप्टिमम मिक्स को हमें देगा। ये प्रॉफिट जो आपका इन्होंने कंट्रीब्यूशन में दिया है, ठीक है, इसके लिए आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। जो इन्होंने सेकंड सवाल पूछा है, डिटरमाइन द ऑप्टिमम मिक्स फॉर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, अगर यूनिट कंट्रीब्यूशन इतना है तो इसके लिए पहले आपको फॉर्म करनी पड़ेगी ये सब, फिर ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, x1 और x2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके आप ये बता पाओगे। और इसमें इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन भी बता पाओगे अल्फा और बीटा के लिए, तो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन भी आप बता पाओगे, लेकिन इन्होंने ये सॉल्व नहीं किया है। तो इसके दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल होता है और एक आपका सिंप्लेक्स होता है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम फॉर्मुलेशन तक ही अपने को सीमित रखेंगे, बाद में मुझे लगा तो मैं उसकी एडिशनल आपको 1 या 2 क्लास में डाल के उस चीज को समझाऊंगा, जिससे कि आपका सवाल आए तो आप उसको निकाल ले जाएं। अभी तक मैंने जो देखा है आपकी, वो शायद सिंप्लेक्स वगैरह उसने यूज पूछा भी नहीं है कभी एग्जाम में। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी मानना है कि ये इन्होंने सवाल कहीं से उठाए होंगे और सॉल्यूशन केवल उतना ही छोड़ दिया है जितना इनको चाहिए। तो चलो, मैं अब टाइम को खराब करना बड़ी बुरी बात है, तो मैं इलस्ट्रेशन पढ़ता हूँ। ए फर्म मैन्युफैक्चर्स एंड सेल टू प्रोडक्ट अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा नाम के दो प्रोडक्ट बेचते हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं। ईच यूनिट ऑफ अल्फा रिक्वायर 1 आवर ऑफ मशीनिंग एंड 2 आवर ऑफ स्किल लेबर। जो इनका एक यूनिट अल्फा की एक यूनिट को क्या चाहिए, 1 घंटा मशीनिंग का चाहिए और 2 घंटे स्किल लेबर के चाहिए। वेयर एज ईच यूनिट ऑफ बीटा, ये बाटे लिखे, ये गलत है, बीटा यूजेस 2 आवर्स ऑफ मशीनिंग एंड 1 आवर्स ऑफ लेबर आवर। तो अब इस चीज को अगर ये सॉल्यूशन भी हमारे पास ना हो, तो यहाँ तक मुझे पढ़ के क्या समझ में आया, यहाँ तक मुझे पढ़ के समझ में आया कि ये एक अल्फा यूनिट बनाते हैं और एक बीटा बनाते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, दोनों मैंने लिख दिए, इनके सिंबल इस तरह से ही होते हैं। तो जब ये एक यूनिट अल्फा की बनाते हैं तो उसको क्या चाहिए, मशीन आवर कितने चाहिए और लेबर आवर कितने चाहिए। तो मशीन आवर अल्फा को चाहिए कितना, अल्फा को 1 घंटा चाहिए, अल्फा को कितना चाहिए 1 घंटा, और स्किल लेबर कितना चाहिए 2 घंटा। जब ये बीटा की एक यूनिट बनाते हैं, मैं यहाँ 1 1 लिख दे रहा हूँ, बीटा की जब ये एक यूनिट बनाते हैं तो इनको इसमें क्या चाहिए, 2 आवर इनको मशीनिंग के चाहिए और 1 आवर इनको किसका चाहिए, लेबर का चाहिए, ठीक है। तो ऐसी रिक्वायरमेंट है। फॉर द कमिंग मंथ द मशीन कैपेसिटी इज लिमिटेड टू 720 मशीन आवर, मतलब जिस महीने में ये काम कर रहे हैं तो ये मशीनिंग की जो आपकी कैपेसिटी इनके पास अवेलेबल है वो 720 आवर्स अवेलेबल है।
जिस पीरियड के लिए कंसिडरेशन हो रही है, एंड स्किल लेवल इज लिमिटेड टू 780 आवर्स, और स्किल लेवल जो इनके पास है वो 780 आवर्स अवेलेबल है। नॉट मोर देन 320 ऑफ अल्फा यूनिट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट ड्यूरिंग द मंथ। एक इसमें एक कंस्टेंट आ रही है, ये कंस्टेंट तो रिसोर्स साइड से है कि भाई हमारा जो है इसमें ये रिसोर्स साइड से है एक कंस्टेंट, तो इसमें कि हमारे ये रिसोर्स लिमिटेड है। दूसरा क्या है, एक सेल साइड से और लिमिटेशन है कि अल्फा को जो है उसकी जो मैक्सिमम डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड कितनी है, मैक्सिमम डिमांड कितनी है, वो 320 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि 320 ही हो सकती है। डेवलप ए सुटेबल मॉडल दैट विल डिटरमाइन द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स ये पूछना आपसे चाह रहा है। डिटरमाइन द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एंड मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। यूनिट कंट्रीब्यूशन अल्फा का 6 दिया हुआ है और बीटा का 4 दिया हुआ है। What will be the incremental contribution per unit of per machine hour, per labor hour, per unit of alpha जो सेलेबल है, तो ये हमें बताना है। तो चलिए मैं इस सवाल को इसी तरह से इन्होंने जैसे किया उसको समझते हैं। ये कैसे किया इन्होंने, तो ये तो डाटा आप यहाँ से लिख सकते हैं कि हम दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक अल्फा बना रहे हैं और एक बीटा बना रहे हैं। अल्फा में मशीनिंग का 1 घंटा लगता है, बीटा में मशीनिंग के 2 घंटे लगते हैं। हमारे पास 720 घंटे अवेलेबल हैं, 720 आवर्स अवेलेबल विद अस। स्किल्ड लेबर के लिए ये 2 आवर्स हैं और ये 1 आवर्स है, और 780 आवर्स जो हैं इनके पास अवेलेबल हैं स्किल आवर के। कंट्रीब्यूशन जो इनका दिया है वो 6 रुपीज पर आवर फॉर अल्फा के लिए है, पर यूनिट नॉट पर आवर। 6 रुपीज पर यूनिट अल्फा के लिए हैं और 4 रुपीज पर यूनिट बीटा के लिए है। हमें क्या करना था, प्रोडक्ट का ऑप्टिमम मिक्स करना था। तो हमारा ये सवाल मैक्सिमाइजेशन का होगा कि मिनिमाइजेशन का होगा, तो ये हमें देखना है। क्योंकि हमारा एक कंट्रीब्यूशन यहाँ दिया हुआ है तो वी विल ऑलवेज ट्राई टू, हम अपने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन के लिए एक हमारा गोल होगा। और कंस्टेंट क्या है, कंस्टेंट ये है, एक तो कंस्टेंट ये है कि 720 घंटे हमारे पास मशीनिंग के अवेलेबल हैं। स्किल आवर जो है हमारे पास 780 आवर्स अवेलेबल है, तो ये दो कंस्टेंट हैं। और तीसरी कंस्टेंट एक सेल साइड से आ रही है कि अल्फा की 320 यूनिट से ज़्यादा बेची नहीं जा सकती। ऑब्वियसली हर एक आदमी अल्फा ही बनाना चाहेगा अगर उसको ये जो क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो इस सवाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें करना क्या होगा, हमें प्रोडक्ट मिक्स निकालना है। प्रोडक्ट मिक्स में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कितना अल्फा बनाना चाहिए, अल्फा कितना बनाऊं, बीटा कितना बनाऊं। तो फॉर सिंप्लिसिटी आई अज्यूम x1 यूनिट ऑफ अल्फा शुड बी प्रोड्यूस एंड x2 यूनिट ऑफ बीटा शुड बी प्रोड्यूस। तो व्हाट शैल बी द माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव मेरा होगा, मैं इसको जेड से डिनोट कर सकता हूँ। जेड होगा हमारा कि मैं x1 बनाऊंगा अल्फा, इसको क्या करना ऑब्जेक्टिव में, मैक्सिमाइजेशन करना। मैक्सिमाइजेशन किसको, कंट्रीब्यूशन को, ठीक है। कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करूंगा, यानी कि जेड मैक्स इसको लिख सकता हूं मैं। और इसमें क्या होगा मेरा 6x1, भाई जब मैं x1 बनाऊंगा, अल्फा वाली x1 बनाऊंगा तो 6 रुपए पर यूनिट मिलता है x1 के लिए, 6x1 प्लस 4x2, 4 रुपए पर यूनिट मिलेगा मुझे बीटा से, बीटा की मैं x2 यूनिट बनाऊंगा। ये मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। लेकिन मेरे पास कुछ कंस्टेंट है, सब्जेक्ट टू, इसको लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। जो आपकी कंस्टेंट क्या है, पहली कंस्टेंट क्या है कि मेरे पास मशीन आवर 720 है, तो 720 मेरे पास मशीन आवर है। मेरा जो, अगर मैं x1 बनाता हूं अल्फा को, तो 1 घंटा लगेगा एक बनाने में, x1 बनाने में कितने लगेंगे, x1 घंटे लगेंगे, 1 इंटू x1 कह लो या तो, प्लस 2 इंटू x2 मतलब बीटा की 1 यूनिट बनाऊंगा
अल्फा की 1 यूनिट बनाऊंगा, बीटा की 1 यूनिट बनाऊंगा, तो अल्फा की 1 यूनिट बनाने में मुझे 1 घंटा लगेगा, तो x1 बनाने में कितने घंटे लगेंगे? 1x1 या x1 बनेंगे। बीटा की 2 यूनिट बनाने में जो है मुझे 2x2 लगेंगे, और ये घंटे मेरे पास 720 ही अवेलेबल हैं, तो ये जो घंटे मैं इसमें कंज्यूम करूंगा दे शुड बी बेसिकली या तो इक्वल हो, मैं 720 तक यूज कर सकता हूँ या 720 से कम कर सकता हूँ। अगर इसको पढ़ेंगे x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 720। ये साइन को आप ऐसे समझिए कि जिसकी तरफ ये थोड़ा ये फैला हुआ रहेगा वो चीज बड़ी होती है, आप ये मान लीजिए इसको। तो इसको यहाँ लेस देन पढ़ेंगे, और अगर ये ऐसा लगे लिखा है 720, तो यहाँ से अगर पढ़ना शुरू करें तो ग्रेटर देन पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये तो मेरा क्या कंस्टेंट हो गया, पहली सब्जेक्ट टू। ये क्या थी मेरे पास? मशीन आवर्स कंस्टेंट। ठीक है, दूसरे में क्या है? स्किल लेबर की कंस्टेंट है। स्किल लेबर जो है, स्किल लेबर 2 घंटे यूज हो रही है, तो x1 बनाऊंगा, जब अल्फा कितनी बनाऊंगा? x1 बनाऊंगा, तो अल्फा के लिए 2x1 मेरी लेबर यूज होगी, प्लस बीटा के लिए क्या होगा? बीटा के लिए 1x1 यानी कि x1 ही x2 सॉरी, बीटा के लिए x2 यूनिट बनाऊंगा, तो बीटा के लिए x2 आवर यूज होंगे, 1 आवर यूज हो रहे हैं। और ये आवर्स कितने होंगे? ये आवर्स कितने होंगे आपके? 780। तो ये 780 2x1 प्लस 2x2 इक्वल लेस देन इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे लेस देन इक्वल टू 780। तो ये क्या है? लेबर आवर कंस्टेंट, लेबर आवर कंस्टेंट। ठीक है, ओके। और तीसरी कंस्टेंट क्या थी कि अल्फा जो बिक सकता है सेल में, ठीक है, अल्फा जो बिक सकता है वो कितना बिक सकता है? 320 यूनिट बिक सकता है। तो यानी कि x1 जो बिक सकता है वो कितना बिक सकता है? 320, या तो 320 बनाओ या उससे कम बनाओ, इससे ज्यादा नहीं बिकेगा। तो इसको लिखेंगे क्या क्या? सेल कंस्टेंट। ठीक है, और तीसरी चीज और लिखते हैं इसमें कि जो आपके ये जो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल डिसीजन वेरिएबल जो हैं, ये हमेशा आपके x1 बड़ा होगा 0 से और x2 बड़ा होगा 0 से। ठीक है, इनको बोलते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x1 x2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमेशा आपके नॉन निगेटिव होंगे। ये आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, या तो 0 हो सकते हैं या फिर आपके क्या हो सकते हैं? निगेटिव नहीं होंगे। तो इसको बोलेंगे नॉन निगेटिव कंस्टेंट। तो ये 3 चीज आप लिखेंगे तो आपकी ये इक्वेशन आपकी इस तरह से फॉर्म हो जाती है। तो ये इन्होंने आई थिंक फॉर्म की होंगी, आप देख लीजिए इन्होंने कैसे किया है। इन्होंने वही किया है कि आपका z मैक्सिमाइजेशन 6x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 720, 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 780, एंड x1 जो कि आपकी सेल साइड की कंस्टेंट है वो 320। तो यहाँ आप इसमें एक एक वर्ड और डालते ही लिख दीजिए। यहाँ आप ये लिख सकते हैं इनके आगे, इक्वेशन के आगे, कि ये आप लिखेंगे मशीन आवर कंस्टेंट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप लेबर आवर कंस्ट्रेंट, TRAINT होगा। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे सेल साइड की सेलिंग कंस्टेंट, ऐसे लिख देंगे इनको इक्वेशन को। और इसको लिखेंगे नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट। मतलब LLP आपकी कब काम करेगी? जब ये वैल्यू या तो 0 होंगी x1 और x2 की, या फिर इसकी वैल्यू क्या होंगी? 0 से ज्यादा होंगी या 0 होंगी, मतलब ये निगेटिव नहीं हो सकती। अगर निगेटिव होंगी तो आपकी LLP काम नहीं करेगी। तो पहला काम तो आपका हो गया ये। इसको कोनोलियन फॉर्म बोलते हैं इसको, मतलब
ये इनइक्वालिटीज बोलते हैं। अगर आप इसको इतनी इक्वेशन को समझें तो ये जो साइन है सारे ये इक्वल नहीं है, ये क्या है, इनइक्वल है। या तो ये आपके ग्रेटर देन, लेस देन, या जो है ये दीज आर नॉट इक्वल काइंड ऑफ साइन। तो इसको बोलते हैं, अब हमें इस जो फॉर्म, इस जो इक्वेशन को, ये जो फॉर्म लिखी हुई है ये वाली फॉर्म, इस फॉर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, आपका काम केवल फॉर्मुलेशन का ही है, मुझे सिलेबस से यही समझ में आ रहा है, जो चैप्टर में दिया है इनके सॉल्यूशन निकालने का नहीं है। तो इस जो फॉर्म, जी जो ये फॉर्म लिखी है, ठीक है, इस फॉर्म को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो आपकी बेसिक इक्वेशन जो आपकी ऑप्टिमाइज होके आई थी, एक्स नहीं सॉरी, जो आपने राइट की थी, क्या आई थी आपकी इक्वेशन, ये था आपका z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 4x2। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ये क्या था आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और सब्जेक्ट टू जो आपका था, सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2, मैं थोड़ा सा यहाँ बढ़ाकर करके लिखता हूँ, इज 720 लेस देन इक्वल टू 720। कैसे पढ़ेंगे इसको, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 720। ये चीज बता रही है कि 720 इससे बड़ा है। 720 इस लेफ्ट हैंड साइड से, इसको बोलेंगे आप LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे RHS राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपका बड़ा है, तो मैं यहाँ कुछ, अगर मुझे यहाँ ये इसको बराबर करना है तो आई हैव टू इंट्रोड्यूस समथिंग हेयर, मुझे यहाँ कुछ जोड़ना पड़ेगा। तब ये इक्वेशन, मैं यहाँ बराबर का साइन, मैं क्या चाहता हूँ, इन दोनों साइड को बराबर करना चाहता हूँ। मैं इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ। किस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो स्टैंड, ये जो है आपका इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखी हुई है। तो मैं यहाँ एक कुछ ऐसे वेरिएबल्स डालूंगा जो कि स्लैक वेरिएबल कहलाएंगे। जो कैसे वेरिएबल कहलाएंगे, स्लैक वेरिएबल, SLAC के स्लैक वेरिएबल कहलाएंगे, ठीक है। और उनको मैं S1 S2 से प्रेजेंट करूंगा, S1 S2 S3 जो भी जरूरत पड़ेगी मुझे। ये स्लैक वेरिएबल क्या होते हैं, ये वेरिएबल ऐसे होते हैं जो कि जीरो, इनकी कॉस्ट क्या होती है, जीरो कॉस्ट होती है, ये कोई रिसोर्सेज यूज नहीं करते, ठीक है, ये ऐसे वेरिएबल कहलाते हैं। तो मैं अगर यहाँ कुछ वेरिएबल लगा भी दूंगा तो कॉस्ट मेरी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी इनइक्वालिटी इक्वालिटी में चेंज हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ S1 लगा दूं, यहाँ S1 लगा दूं, तो मेरा ये साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये अभी मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x1 प्लस 2x2 प्लस S1। तो ये जी हाँ, जो कमी थी कुछ जिसकी वजह से बड़ा हो रहा था, मैंने इसको डाल के पूरी कर दी। तो ये मेरी इक्वेशन ऐसे आ गई, ठीक है, ओके, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में सिमिलरली मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए कैसे लिख सकता हूँ, 2x2 प्लस x2 प्लस चाहे तो आप यहाँ S1 तो आपने यहाँ लगाया, यहाँ 0s2 और लगा दो। 0s2 मतलब ये 0 है तो 0 ही है, लेकिन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए ये भी आपको करना चाहिए। लो मैं इसको बढ़िया करके लिख देता हूँ दोबारा से रब करके। आप इसको इनइक्वालिटी में कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए, x1 प्लस 2x2, मैंने कहा था जब मैं इक्वल करूंगा तो मैं यहाँ S1 लगा दूंगा, और मैं स्लैक वेरिएबल 2 यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन कितनी है, 2 इक्वेशन है। तो स्लैक वेरिएबल जो मैं यूज करूंगा 2 ही यूज करूंगा, तीन भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो है हाँ 3 इक्वेशन है ना मेरे पास, हाँ 3 इक्वेशन, तो 3 स्लैक वेरिएबल यूज करूंगा। तो पहली मैं स्लैक वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ, मैं S1 कर रहा हूँ। तो मैं, क्योंकि मैं 3 यूज करूंगा तो क्या यूज करूंगा, S1 भी करूंगा, S2 भी करूंगा और S3 भी करूंगा। ये 3 इक्वेशन है, 3 करूंगा। तो S1 को तो मैंने ले लिया, जो जिसकी वजह से ये मेरा 720 720 इक्वल हो गया इसके, S1 जोड़ते ही। प्लस में यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि मुझे आगे मैट्रिक्स भी फॉर्म करने होंगे इस सवाल में नहीं, जहां मैं सॉल्यूशन करूंगा, तो मैं यहाँ 0s2 लिख दूंगा, बेसिकली 0 ही है, और यहाँ 0s3 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म एक सिंपल उसमें आ जाएगी। दूसरी क्वेश्चन को जब मैं इसी फॉर्म में, स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिखना पसंद करूंगा तो कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा 2x2 प्लस x2 प्लस
इसमें ये S1 वाला मैं 0 S1 लिखूंगा क्योंकि दूसरे नंबर की इक्वेशन है, इसमें मैं S2 वेरिएबल जो है स्लीक वेरिएबल को डालूंगा, जिसकी वजह से मेरा ये क्या होगा, यहाँ पे जो ये इनइक्वालिटी थी ये वाली 780 वाली, ये इक्वालिटी में चेंज होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ 0 S3 में लिख दूंगा। ठीक है, तीसरी इक्वेशन जो मेरे पास है x1 की है, मेरे पास क्या है x1, बाकी कुछ है नहीं है। ठीक है, तो बाकी कुछ नहीं है, तो मैं इसको अगर इसी फॉर्म में लिखना तो 0x2 लिख सकता हूँ प्लस 0S1 प्लस 0S2 प्लस S3। ये S3 डालने से बेसिक इक्वेशन क्या थी आपकी x1, ये वाली इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, x1 इज लेस देन इक्वल टू 320। तो मुझे क्या करना था, x1 प्लस S3 तीसरे नंबर की इक्वेशन को इक्वल करना था, 320 हो गई, हो जाएगी ये, यहाँ S3 डालते ही कुछ यहाँ जुड़ जाएगा तो ये बराबर कर देगा। तो मैंने ये जस्ट एक फॉर्मेट बना रहे, क्योंकि 3 वेरिएबल हो रहे हैं तो तीनों ही रहे, तो मैंने यहाँ 0x2 डाल दिया तो ठीक है 0 ही है, 0S1 डाल दिया ठीक है, और 0S2 डाल दिया, S3 1 डाल दिया, इससे क्या बन गई 320। तो ये आपकी जो ये इक्वेशन 3 आ गई जिनको मैं ये ब्लॉक में ला रहा हूँ, ये तीनों इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई अभी। तो आपका यही काम था। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी आपको ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी आपको ये स्लैक वेरिएबल डालने पड़ेंगे विद जीरो फैक्टर। तो ये आपकी परफेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा, z इज इक्वल टू, जेड मैक्सिमाइजेशन है या इसको मैक्स जेड लिख देते हैं, मैक्स जेड लिखा हुआ है इन्होंने, 6x1 प्लस 4x2 प्लस ये जो सिलेक्ट वेरिएबल थे जिनको मैंने कहा था कि इनके 0 रिसोर्स होते हैं, ये हमारे पास किसी काम के वेरिएबल नहीं है, इनको इंट्रोड्यूस करने की कॉस्ट 0 है, कोई रिसोर्स यूज नहीं होता। तो मैं यहाँ 0S1 प्लस 0S2 प्लस 0S3 लिख लूंगा, तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में तीनों इक्वेशन यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं फॉर्मूलेशन ऑफ एलपीपी। तो अगर इसको लॉजिकली समझे तो पहले इक्वेशन में आपने केवल S1 को इंट्रोड्यूस किया, बाकी तो डमी है, दोनों जीरो फैक्टर है तो जीरो के साथ जीरो रहेंगी। दूसरे में आपने S2 को यूनिटी फैक्टर पे रखा, बाकी को जीरो पे रखा, और तीसरे में आपने S3 को जो है यूनिटी फैक्टर पे रखा बाकी को जीरो पे रखा। तो ये जो तीन इक्वेशन बनी, या इनको मैं कहूँ A, B और C, ये आपकी जो इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन आपकी कहलाई स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये फॉर्मूलेशन तो आपका हो गया, फॉर्मूलेशन तो आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप समझ। मैं अब कुछ और बात भी कहना चाहता हूँ आपसे। मैं कुछ और बात क्या कहना चाहता हूँ, चलो ये फॉर्मूलेशन तो हो गया, क्योंकि यहाँ जो मुझे दिख रहा था आपका, मुझे आपका ये फॉर्मूलेशन ही दिख रहा था इसमें। ठीक है, तो ये तो आपका इतना ही सवाल मेरे हिसाब से आएगा अगर एग्जाम में आएगा तो। तो पहले सवाल का आंसर तो आपको मिल गया, आपने एलपी फॉर्म कर ली इस फॉर्म में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इतनी इक्वेशन लिख दी है जितनी यहाँ दी हुई है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी और आपका ए पार्ट हो चुका। लेकिन जो आपके बाकी दूसरे पार्ट हैं, ये वाले सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इसमें आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। इसके लिए सिंप्लेक्स मेथड यूज होगा, बिना सिंप्लेक्स मेथड के ये सॉल्व होंगे नहीं। जब तक ये x1 x2 की वैल्यू आपको नहीं मिलेंगी, आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, और मतलब प्रोडक्ट मिक्स और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आपका क्या हो सकता है, ये नहीं निकाल पाएंगे। तो ये सवाल एक तरह से अधूरा सॉल्व है, और लेकिन ये आपके जितना सिलेबस में दिया है उतना जरूर है। तो मुझे अगर ऐसा लगेगा कि इसमें आपको सिंप्लेक्स सिखाना चाहिए, तो मैं ये इसको टॉपिक को कवर करने के बाद आपको इसका सिंप्लेक्स करके बताऊंगा। क्योंकि हाँ, आप x1 x2 की वैल्यू जब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप इसमें सिंप्लेक्स मेथड नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके जो है सिंप्लेक्स आपको वैसे भी सीखना चाहिए, क्योंकि अगले सवालों में शायद सिंप्लेक्स इन्होंने दिया हुआ है कहीं पे, सिंप्लेक्स मेथड, लेकिन लगाया कहीं नहीं है, बस लिख दिया है खाली ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना के। इन्होंने खाली लिखा है कि सिंप्लेक्स मेथड को यूज करना है, लेकिन केवल एलएलपी फॉर्म की हुई है, और वो भी इनइक्वालिटी में ही छोड़ दी, इसको इक्वालिटी में भी नहीं ले गए, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं ले गए इसको। तो ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन काइंड ऑफ क्रिएट हो रहा है कि भाई क्या एग्जाम में क्या आना चाहिए, क्योंकि
सिलेबस के हिसाब से तो एलएलपी को फॉर्म ही करना बताया गया है। तो एग्जामिनेशन पेपर आप देखिए, उसमें देखिए सिंप्लेक्स का कोई आया है कि सवाल, अगर आया है तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंटिंग। मैंने भी कोशिश की थी देखने की, तो मैं आपको सिंप्लेक्स से इसको सॉल्व करके फिर आपको बताऊंगा। चलो अब मैं अगली क्लास में आपकी जो रिमेनिंग सवाल हैं, 3 सवाल हैं इसमें, तीनों की एलएलपी फॉर्म करना आपको बता दूंगा है। और डुअलिटी का भी एक सवाल है, वो बहुत सिंपल है।